प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको इस क्लास में कंपनी सचिव एवं उनकी जो योग्यताएं हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे। कंपनी सचिव क्या है, पूर्व की क्लास में भी हमने आपको बताया था इसका मीनिंग और इसकी परिभाषा। पुनः आपको एक बार हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि कंपनी सचिव, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि यह किसी भी सार्वजनिक और निजी कंपनी का एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता है और ये वहाँ के जितने भी वैधानिक वर्क होते हैं उनको करता है। वैधानिक वर्कों के अतिरिक्त जितने वहाँ पर फाइनेंशियल वर्क होते हैं, जिसमें चाहे संस्था की ऑडिट हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे वहाँ के एम्प्लॉय किस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंट्रोलिंग करनी हो, ये सारे कार्य वहाँ पर किए जाते हैं। और इसकी जो जवाबदेही होती है, ये जो वहाँ के जो संचालक मंडल होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके लिए इसकी जवाबदेही उसके प्रति होती है इसकी। तो हमने आपको बताया कि ये जो कंपनी सचिव है, ये निजी कंपनी और जो सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक कंपनियां होती हैं उनमें ये वर्क करता है। और चूंकि ये कंपनी के अंतर्गत भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 संशोधन के पश्चात उसका जब संशोधन कर दिया गया था भारतीय कंपनी अधिनियम का 1974 में, तो इसके अंतर्गत उन कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है और उस अधिनियम में जितनी शर्तें, नियम, कानून, योग्यताएं बताई गई हैं उसके अनुरूप कंपनी सचिव होता है। तो उसमें जितने अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के तहत जो कंपनी सचिव है वो वर्क करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी सचिव। कंपनी सचिव की योग्यताएं, कि कंपनी सचिव बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपके पास में होनी चाहिए। जो व्यक्ति CS की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए, जो आगे करने वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए, लेकिन उसके पूर्व आपको कंपनी सचिव के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी सचिव की एक डेफिनेशन आपके भारतीय कंपनी अधिनियम भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुच्छेद 45 में दी गई है। उसमें आपको बताया है कि कंपनी सचिव कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसके लिए योग्यताएं निर्धारित हैं। तो उसमें ये बताया गया था कि कंपनी सचिव कोई भी व्यक्ति, फर्म, समझने की बात है, थोड़ा सा समझिएगा कि कंपनी सचिव कोई भी व्यक्ति, फर्म या समामेलित संस्था हो सकती है जो अधिनियम में वर्णित कर्तव्यों को करने हेतु नियुक्त किया जाता है। अधिनियम का मतलब है भारतीय कंपनी अधिनियम में जो नियम कानून दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो कार्य करता है उसको करने के लिए जो नियुक्त किया जाता है उसको हम सचिव कहते हैं। साथ ही साथ जो कंपनी के शुद्ध कार्यालयीय एवं प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये सुना, मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में जो इसकी परिभाषा दी गई थी उसमें बताया गया था कि कंपनी सचिव जो है वो कोई भी व्यक्ति, फर्म या समामेलित संस्था हो सकती है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि व्यक्ति तो पहले कंपनी सचिव होता है, सभी को पता है कि एक व्यक्ति जो है वो कंपनी सचिव के पद पर कार्य करता है। लेकिन इसमें इसके अनुसार ये बताया गया था कोई फर्म है ना, चाहे वो पार्टनरशिप की फर्म हो, चाहे सिंगल पर्सन की फर्म हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट
कंपनी सचिव के रूप में कार्य कर सकती है, ये इसमें बताया गया था। लेकिन उसको कार्य कैसे करना है, अधिनियम के अंतर्गत जो नियम और शर्तें दी गई हैं उसके अनुरूप उसको कार्य करना है। और साथ ही साथ उसको शुद्ध कार्यालयी, शुद्ध का मतलब ये है जो वहाँ के मेन कार्यालय काम होते हैं। कार्यालय में तो बहुत सारे काम होते हैं, कार्यालय में फोटोस्टेट भी की जाती है, पत्रों पर टिकट भी चिपकाए जाते हैं, तो मतलब उस स्तर के कार्य कंपनी सचिव नहीं करता है। लेकिन कंपनी सचिव के क्या कार्य हैं कि संस्था में जितने भी अंशधारी हैं उनको आमंत्रित करना, ठीक है, शेयर जारी करना, अंश जारी करना, अंशों को अलॉट करना, अंशों का निर्गमन करना, ठीक है, लाभांश का वितरण करना, साथ ही साथ जितने ऋणपत्रधारी हैं उनको आमंत्रित करना, उनकी मीटिंग को बुलाना, मीटिंग को आहूत करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को आहूत करना। तो ये सब कार्यालय के कार्य हैं, है ना। तो ये सब कार्य जो कैसे करने हैं, जो अधिनियम में दिए गए हैं। जैसे हमारा संविधान है, हम अपने संविधान के अनुसार चलते हैं, कार्य करते हैं, हमारा देश हमारे संविधान के अनुसार चलता है। वैसे जितनी भी कंपनियां हैं, संस्थाएं, उपक्रम हैं जहां पर प्रोडक्शन के वर्क किए जाते हैं, अन्य वर्क किए जाते हैं, वो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार चलते हैं। तो भारतीय कंपनी अधिनियम एक प्रकार का संविधान है कंपनी को चलाने के लिए, और उसको चलाता कौन है, कंपनी सचिव चलाता है। बिना कंपनी सचिव के संस्था रन नहीं करती है। उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि कौन किस योग्यता वाले व्यक्ति को अपने वहाँ पर हायर कर सकता है ना। तो कंपनी सचिव होना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी सचिव को प्रवर्तक के द्वारा भी, मतलब अगर कंपनी आज से स्टार्ट होनी है, करनी है, तो कंपनी स्टार्ट होने से पूर्व भी कंपनी सचिव की नियुक्ति कर दी जाती है। वो उस कंडीशन में जो प्रवर्तक होते हैं, जो कंपनी खोलने का जिनका विचार है, वही अपने कंपनी सचिव की नियुक्ति कर देते हैं। उस समय अगर नहीं होती है नियुक्ति तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा की जाती है। अगर उनके द्वारा भी संभव नहीं हो पाती है तब फिर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है और फिर कंपनी सचिव की नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि कंपनी सचिव क्या है, किस तरीके से काम करता है। उसके पश्चात इसमें कुछ कमियां थी, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में कुछ कमियां थी कि इसमें ये दिया नहीं था कि इसकी क्या योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये भी इसमें नहीं दिया हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये वर्णन था कि कोई भी फर्म या संस्था कंपनी सचिव के पद पर कार्य कर सकती है। तो इसके बाद में ये महसूस हुआ कि इसमें यदि संशोधन किया जाए तो थोड़ा सा सही होगा। ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को कोई जानने वाला उसका पदाधिकारी है वो कंपनी सचिव के पद पर नियुक्त कर सकता है, और अगर योग्य व्यक्ति कंपनी सचिव के पद पर नहीं होगा तो उसके द्वारा कार्य अच्छे तरीके से नहीं किए जाएंगे। उसको पता ही नहीं है कि कार्यों का संचालन किस तरीके से करना है, किस तरीके से कार्य का वितरण करना है। किसी के पास असमान कार्य होंगे, किसी के पास कम कार्य होंगे, तो असमान कार्य का वितरण हो जाता है तो एक व्यक्ति तो परेशान हो जाएगा, साथ में दूसरा व्यक्ति है तो वो आराम से अपनी ड्यूटी को कर रहा है ना। तो कार्यालय में कार्य का असमान वितरण ना हो, सबसे समानता से कार्य किया जाए, सभी लोग अच्छी तरीके से वर्क करें। तो ये सब जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की, वो सब तरीके से देखता है, सबको समान कार्य देता है और सबसे आउटपुट भी लेता है, पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो हमने आपको बताया कि इसमें कौन कौन सी कमियां थी। एक कमी इसमें ये थी कि कोई भी व्यक्ति फर्म या संस्था सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
सचिव पद के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं थी। ठीक है, जिन छात्रों ने हमारी कल की क्लास को देखा होगा, जो आपके लिए क्लास जो कल ली थी, उसमें हमने इन सब के बारे में और डिटेल से बताने का प्रयास किया था, लेकिन आज आपको समझ में आए योग्यताओं से पूर्व से आपको थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन के रूप में समझा रहा हूँ। तो ये इसमें 2 कमियाँ थी। ठीक है, तो जब इस प्रकार की कमियां हैं तो उसके लिए जब देखा गया उसका मिसयूज हो रहा है, तब फिर उसमें संशोधन किया गया, अधिनियम में, उस कानून में संशोधन किया गया। संशोधन जो किया जाता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे, कि ताकि वो एक कानून जो है उसको और मजबूती दी जा सके और वो काम और भी बखूबी तरीके से, अच्छी तरीके से किया जा सके। तो भारतीय कंपनी अधिनियम की अगर बात की जाए तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यह 1 अप्रैल 1956 में जारी किया गया था। ठीक है, इसके पश्चात ये भारतीय कंपनी अधिनियम वो भी संशोधित की अगर बात की जाए, जो इसका संशोधन हुआ था, संशोधित ये हुआ था 1974। ठीक है, 1974 की धारा 2 अनुच्छेद 45 में फिर से एक नई डेफिनेशन इसमें जोड़ी गई, उसका वर्णन किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 था, उसमें संशोधन कब किया गया, तो आप कहते हैं 1974 में उसमें पहला संशोधन हुआ था। और इसमें सचिव के लिए योग्यता कौन से एक्ट के अंतर्गत आती है, तो धारा 2 के अनुच्छेद 45 में। मतलब धारा 2 अनुच्छेद 45 तो सेम है, बस उसमें एक आर्टिकल और थोड़ा सा जोड़ दिया गया, उसमें इसी को कहते हैं संशोधन। ऐसा नहीं कि पहले वाले को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नई तरीके से बनाया जाता है। उसमें जो अमेंडमेंट करना होता है, जो नई चीज़ें होती हैं वो उसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि ऐसे सचिव से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो निर्धारित योग्यता रखता है ना। अब आ गया इसमें शब्द ये जोड़ दिया गया, जो निर्धारित योग्यता इसमें रखता है तथा जो ऐसे कर्तव्यों को जो अधिनियम के अंतर्गत आता है सचिव द्वारा किए जाते हैं तथा अन्य कार्यालयीय तथा प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो आपका सचिव कहलाता है। अर्थात इसमें जो वो कमी थी वो दोनों की दोनों कमियां इसमें दूर कर दी गई। कैसे? इस डेफिनेशन में बताया गया कि सचिव वह व्यक्ति है, सचिव वह व्यक्ति है जो निर्धारित योग्यता रखता है, जो निर्धारित योग्यता रखता है तथा ऐसे कर्तव्यों को जो अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव द्वारा किए जाते हैं। इसमें बताया गया कि उसमें जितनी भी कर्तव्य हैं अर्थात उसकी जो ड्यूटी है और वो ड्यूटी किस तरीके की जो अधिनियम के अंतर्गत आती है, अर्थात अधिनियम से अभिप्राय भारतीय कंपनी अधिनियम, मतलब इसके अंतर्गत जो ड्यूटीज हैं उसकी कर्तव्य है उसको जो करता है उसमें जो योग्यताएं वर्णित की गई हैं वह व्यक्ति अगर वो योग्यताएं रखता है तो उसको आप सचिव कह सकते हैं। तो आपने देखा कि ऐसे कर्तव्यों को जो अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव द्वारा किए जाते हैं तथा अन्य कार्यालयीय एवं प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो आपने देखा कि इसमें जो पूर्व में जो हमारा अधिनियम था उसमें
तथा प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि बता दिया गया कि सचिव जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति होगा, अर्थात सचिव केवल एक व्यक्ति ही होगा। ठीक है। दूसरा, अधिनियम में क्या किया गया, उसके लिए योग्यताओं की एक लिस्ट थी, वो उसमें ऐड कर दी गई। दूसरा इसमें क्या है, योग्यताएं निर्धारित कर दी गई। क्योंकि आपके इस कोर्स में यह संबंधित है आधुनिक कार्यालय से, और यह निश्चित है कि आप किसी न किसी कार्यालय में अवश्य काम करेंगे। और आप, चूँकि आप सभी लोग मेहनत भी करते हैं, काफ़ी मेहनती हैं, समझदार हैं, कर्मठ है, तो बेशक इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं है, आप किसी न किसी सार्वजनिक कंपनी में जाएंगे। निजी कंपनी में जाने का कोई चांस ही नहीं बनता है ना। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी सचिव क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी सचिव से आपकी मुलाकात जरूर होगी, है ना। तो अगर आपको उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में पता है, उसके कार्यों के बारे में आपको पता है, तो आप उसी तरीके से उससे बात करेंगे, उससे मिलेंगे, उसके ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे। तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से। चूँकि आपका जो भी कोर्स है इसमें सेक्रेटरी प्रैक्टिस के बारे में भी बताया जाता है ना। आपने देखा है आपकी ब्रांच का नाम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस है ना। मतलब जितना बड़ा नाम है उससे ही बड़े बड़े इसके काम हैं, है ना। चूँकि ये ऑफिस से रिलेटेड है तो आप काम ऑफिस में करेंगे, प्रमोशन आपके ऑफिस में होंगे। हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी योग्यताओं को भी पूरा करते रहें और एक दिन आप भी कंपनी सचिव के पद तक पहुंच सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर अभी मैं आपको योग्यताओं के बारे में बताएंगे तो यदि आप उसमें से उन योग्यताओं को हासिल कर लेते हैं तो एक्सपीरियंस तो आपके पास में ऑफिस का हो ही जाएगा, और साथ ही साथ योग्यता यदि आप उसकी हासिल कर लेते हैं तो आप बेशक कंपनी सचिव के पद पर एक दिन आसीन हो जाएंगे और हमें बेहद खुशी भी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी फर्म या समावेशित संस्था उपरोक्त संशोधन के बाद किसी कंपनी की सचिव नियुक्त नहीं हो सकती है ना। क्योंकि इसमें से वो जो शब्द पहले वाले अनुच्छेद 1956 में था, उसमें बताया गया था कि सचिव कोई व्यक्ति, फर्म या समावेशित संस्था हो सकती है ना, संस्था है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ बताया गया वह व्यक्ति है, मतलब फर्म और कोई संस्था जो है वो सचिव के रूप में नियुक्त नहीं हो सकती है। जैसे ही ये लागू हुआ तो वो उन सबको दिक्कत आई और उन सबको अपना क्लियरेंस देना पड़ेगा कि जो पहले से ही एक संस्था होने के बावजूद दूसरी संस्था में सचिव के रूप में कार्यरत है। तो आपने देखा कि वो किसी भी स्थिति में फिर दूसरी संस्था के रूप में कोई फर्म कार्य नहीं कर सकती है। उसके पश्चात में इसमें यह भी बताया गया कि सचिव की महत्ता थोड़ी सी और बढ़े, उसका इम्पोर्टेंस और बढ़े। तो इसमें जो संशोधन किया गया था उसमें एक और एक्ट है 388, धारा 388 भारतीय अधिनियम जो है, इसमें धारा है 388। उसमें 88 बा के अंतर्गत एक ऐसी और व्यवस्था कर दी गई जिसमें ये बता दिया गया कि जिस कंपनी की जो पेड कैपिटल है वो अगर 25 लाख रुपए से अधिक है तो उसके वहाँ पर कंपनी सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य है। कंपनी सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य है। मतलब अगर किसी की पूंजी कम है तो कोई बात नहीं, वो अपने हिसाब से चलेगा। कोई फर्म है, सिंगल व्यक्ति की फर्म है, सिर्फ एक ही आदमी अपने स्तर से काम करता है, तो वहाँ पर निजी सचिव नहीं है। लेकिन जिसमें कैपिटल पूंजी इसकी 25 लाख से अधिक है वहाँ पर
निजी सचिव की नियुक्ति, वो भी पूर्णकालिक निजी सचिव की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। तो आपने ये जाना ये कौन से एक्ट के तहत है, ये एक्ट है 388 के अंतर्गत ऐसा किया गया। और ये अनिवार्य कर दिया गया कि चाहे यह निजी कंपनी हो चाहे सार्वजनिक कंपनी हो, दोनों प्रकार की कंपनियों के लिए ये लागू कर दिया गया था। और इसमें एक बात और बताई गई कि यदि किसी कंपनी में संचालक होते हैं जो उसको संचालित करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, वो उनकी संख्या अगर 2 है ना, उनकी संख्या अगर 2 है और तो उन 2 में से भी कोई भी व्यक्ति निजी सचिव के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति सोचे कि चलो आप निजी सचिव बन जाइए, फिर अपने हिसाब से हम कंपनी को चलाएंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। तो क्या आपने सुना कि यदि किसी कंपनी में 2 संचालक हैं तो भले ही उसमें कोई व्यक्ति निजी सचिव की योग्यता रखता है, फिर भी वह कंपनी का निजी सचिव नियुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके पश्चात में उसमें यह भी बताया गया कंपनी अधिनियम 1974 में कि जो फर्म या संस्था अगर किसी दूसरी कंपनी में निजी सचिव के रूप में कार्य कर रही है तो वो 6 माह के अंदर उसके निजी सचिव के पद को छोड़ना जो है वो सुनिश्चित कर ले। निजी सचिव वो नहीं रह सकते हैं, जल्दी से जल्दी उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो कई कंपनियों के निजी सचिव हैं, उनको भी टाइमलाइन 6 महीने की दी गई कि वो जल्दी से जल्दी यह सुनिश्चित कर लें कि वो कौन से कंपनी के निजी सचिव के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। तो ये अधिनियम 1974 जो है इसकी ये खास बातें थी। आपने जाना कि निजी सचिव कौन हो सकता है। तो निजी सचिव के लिए तो सबसे खास बात यह है कि उसके लिए योग्यताएं निर्धारित हैं, वो योग्यताएं होनी चाहिए। क्लियर है। दूसरा कि वो अगर कार्य करेगा भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, जितनी ड्यूटीज हैं यदि वो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत काम करता है, अर्थात ये जो लॉ दिया गया है इस लॉ के अंतर्गत काम करता है, तभी वह कंपनी में सचिव के पद पर कार्य कर सकता है। अदरवाइज उसको उस पद को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो आप सभी ने यहाँ पर समझने का अच्छी तरीके से प्रयास किया। और अब इसके पश्चात आपको मैं बताता हूँ कि जो कंपनी सचिव की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जिसमें आपको थोड़ा सा पूर्व क्लास का अंदाजा लगे कि उसमें हमने क्या आपको बताया था, थोड़ा सा हमने आपको समझाने का प्रयास किया। कंपनी सचिव की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कंपनी को 2 भागों में बांट दिया गया और बांटने का जो आधार था वो आधार था उनकी जो कैपिटल है उसके आधार पर, उनकी जो पूंजी है उसके आधार पर कंपनी को उनकी पूंजी के आधार पर दो वर्गों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है। वो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला कि ऐसी कंपनियां जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी 25 लाख या इससे अधिक है ना। ऐसी कंपनियां जिनकी पूंजी
25 लाख रुपए या उससे अधिक है। ये पहली कंडीशन थी। जिनकी कुल पूंजी पूंजी से अभिप्राय उनके कैपिटल से है कि वो एनुअल उनका कैसा टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर उनका कैसा है। ठीक है, तो अगर उनका एनुअल टर्नओवर 25 लाख या उससे अधिक है ऐसी कंपनियां जिनकी कुल पूंजी 25 लाख या उससे अधिक हो। ठीक है, दूसरा इसमें बता दिया गया कि 25 लाख या कम हो, 25 लाख से कम। ये दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऐसी कंपनियाँ जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी जो आपकी 25 लाख रुपए से अधिक हो। ठीक है, उनमें अगर कंपनी सचिव नियुक्त किए जाएंगे तो कौन कौन सी योग्यताएं उनके पास में होनी चाहिए। तो इसमें दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया कंपनी को। पहला, जिनकी अंश कैपिटल जो है वो 25 लाख से अधिक हो, तो इनके लिए बताया गया कि इन कंपनियों में वही व्यक्ति सचिव के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं जो इनके अनुसार भारतीय कंपनी अधिनियम में वर्णित योग्यता रखते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एंड ऑफ इंडिया नई दिल्ली का सदस्य हो, अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सदस्य हो। ठीक है, यहाँ पर जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं इनको यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। ठीक, तो अगर आप यहाँ के सदस्य हैं, मेंबर रह चुके हैं, जैसे इस पॉलिटेक्निक के पढ़ने वाले छात्र यहाँ के मेंबर हो चुके हैं, अगर कोई दाखिला ले लेता है, उस प्रकार से अगर आपने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप उन कंपनियों में कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर सकते हैं जिनकी कैपिटल पूंजी 25 लाख से अधिक। दूसरा है आपके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर लंदन का सदस्य हो। दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एडमिनिस्ट्रेटर
का सदस्य हो। तो आपने ये देखा कि यदि आप 25 लाख से एबव वाली कंपनियों में आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आपको यहाँ का आपको सदस्य होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से एनरोल्ड आप यदि होंगे तो आप उन कंपनियों के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि वो कंपनियाँ ग्रो कर रही हैं, करते हुए ऊपर जा रही हैं। तो वहाँ पर अगर कोई योग्य पर्सन नहीं होगा, वहाँ पर कोई जिम्मेदार पर्सन नहीं होगा तो वो अच्छी तरीके से वो कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि कोई कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, ग्रो कर रही है, क्योंकि ग्रो करने में टाइम लगता है, उसको अपनी कीर्ति स्थापित करने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, मार्केट में उसको टाइम लगता है। तो वहाँ पर वो तो उनके लिए जो कैटेगरी निर्धारित की गई, जो नई कंपनियां हैं जो चल रही हैं, जिनकी कैपिटल पूंजी अभी कम है, तो उसके लिए निजी सचिव के लिए अलग से योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। और इनकी जो ये पर्सन्स है, ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति आता है और वो 25 लाख से अधिक वाली कंपनियों में कार्य करता है तो उनके लिए यह भी बताया गया कि जो ये संशोधन हुआ था हमारा 1974 में भारतीय कंपनी अधिनियम का, उसमें यह लागू कर दिया गया था कि ये केवल 5 वर्ष के लिए ही होंगे। इनकी नियुक्ति जो होगी तो किसी कंपनी में 5 साल के लिए होगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं ताउम्र नहीं काम चलेगा, 5 साल करेंगे फिर रिन्यू, फिर दूसरा नेक्स्ट, इस प्रकार से इसमें आता रहेगा। उसके पश्चात जो हमारी अन्य कंपनियां थी, इनके अतिरिक्त जो कंपनियां हैं उनमें अगर आपको कंपनी सचिव के पद पर नियुक्ति चाहिए तो उसके लिए अलग से योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और इनमें से कम एक होनी चाहिए। और जैसे ये है तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। तो जो हमारी कंपनी है जिनमें पूंजी 25 लाख से कम है, वहाँ पर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि हमारे पास, हम तो यहाँ से क्वालिफाइड है और हम इसमें काम अपना करना चाहते हैं, तो कोई मना तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, है ना। अगर कहीं पर कोई कम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, कोई मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। तो ये पर्सन जो है, जो यहाँ से एजुकेटेड है, वो इन वाली कंपनियों में तो कार्य कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इनको कोई नहीं मना करेगा। तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिनकी जो कैपिटल पूंजी है उसके लिए बताया गया कि किसी विश्वविद्यालय से एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। तो एमकॉम की डिग्री तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप सभी लोग भी हासिल कर सकते हैं एमकॉम। पहले बीकॉम करें, फिर एमकॉम करें। एमकॉम करने के बाद में अब ऑफिस में रहेंगे, थोड़ा सा आपको अनुभव हो जाएगा, थोड़ा सा कंपनी सचिव के जब आप संपर्क में रहेंगे और सीखने को मिलेगा, फिर एक दिन आप भी प्रमोट होकर के आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो क्या बताया गया कि किसी विश्वविद्यालय से एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। एमकॉम का मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स। मास्टर ऑफ कॉमर्स मतलब मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इस लेवल की। पहले आप उसमें बैचलर डिग्री हासिल की करेंगे और उसके बाद में मास्टर। अगर आप कॉमर्स लाइन में हैं, कॉमर्स लाइन से अभिप्राय ये है कि जैसे ही आप 8th क्लास के बाद में 9th क्लास में जाते हैं तो लोग अपने सब्जेक्ट कॉमर्स के तभी से अपना चयन कर लेते हैं, लोग कॉमर्स की लाइन में चले जाते हैं। जो स्टूडेंट आर्ट साइड में है तो वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट अपने पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ जो विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं वो, है ना, वो
अपने विज्ञान के सब्जेक्ट जैसे उनकी मैथ है वो पूरी अलग हो जाती है, एलिमेंट्री मैथ आर्ट साइड वालों की होती है, कॉमर्स वालों को अलग से थोड़े से बैंकिंग के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। फिर इंटर में पहुँचते हैं तब फिर उनका सिस्टम अलग हो जाता है, वो फिर विज्ञान वर्ग के सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। साइंस तो सभी को सेम पढ़नी पड़ती है 9th-10th में, लेकिन जो विज्ञान के जो हायर एजुकेशन उसमें इंटर में पहुँचते हैं, इंटर फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर फिर साइंस उनको पढ़ाई ली जाती है। जो एलिमेंट्री वाले या कॉमर्स वाले जो छात्र होते हैं वहाँ पर सिर्फ वो उसी क्षेत्र में चले जाते हैं जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं। अगर कॉमर्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो बस वही कॉमर्स की ही उनकी पुस्तकें हैं, सिर्फ वो उनका ही अध्ययन करते हैं और उसकी पढ़ाई करते हैं। फिर इंटर जो क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आगे चल करके बैचलर की डिग्री हासिल करते हैं और वो उसके लिए बीकॉम करते हैं, है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स। जब वहाँ से 3 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर वो 2 साल के लिए मास्टर डिग्री उसकी एमकॉम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें एमकॉम में पूरा कंपनी के बारे में पढ़ाया जाता है ना। उसमें सब्जेक्ट होते हैं, कंपनी लॉ भी उसमें एक सब्जेक्ट है, ऑफिस के बारे में अच्छी तरीके से उसमें तालीम दी जाती है, जिससे वो अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि कंपनी में किस तरीके से काम किया जाता है। तो एमकॉम अगर आपने हासिल किया है, कर रखा है, तो आप उन छोटी वाली कंपनियों में जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है फील्ड में, जिनकी पूंजी कम है, आप वहाँ पर बेशक कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके पश्चात में आपको बताया गया है कि यदि आपने किसी विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री हासिल की है, लॉ किया है, वकालत की डिग्री हासिल की है, तो भी आप विधि सचिव के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। अब वकालत की डिग्री यहाँ पर क्यों मान्य है? क्योंकि कंपनी भी एक लॉ से चलती है ना, वो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत चलती है और जो व्यक्ति ने लॉ कर रखा है अर्थात वकालत कर रखी है, तो वो भी उसको इतनी समझ हो जाती है कि नियम कानून कैसे चलते हैं, किस तरीके से नियम कानून फॉलो किए जाते हैं। तो अगर आपने विधि की डिग्री हासिल की है, विधि की डिग्री हासिल की है, तो भी आप एप्लीकेबल हो कंपनी सेक्रेटरी के लिए। लेकिन प्रयास तो करना पड़ता है ना, एकदम से आप जैसे नहीं, थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी पद के लिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको काम करने का फील्ड में उनके साथ में, तब थोड़ा सा लोग, क्योंकि ये बहुत रेपुटेटेड पोस्ट होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। उसके पश्चात में इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट का सदस्य होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ से बनते हैं, जो सीए लोग होते हैं, अगर उस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी पढ़ाई कर रखी है, तो भी आप कंपनी सेक्रेटरी अर्थात सीएस के लिए योग्य हैं और आप कंपनी सचिव के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो नेक्स्ट योग्यता क्या है कि आपके पास में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट से आप वहाँ से जुड़े हुए हो, इनरोल्ड हो, आपने वहाँ से अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम पूरी की हो, ठीक। उसके पश्चात में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स का भी सदस्य होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट, इसके अंतर्गत क्या आता है? लेखा संबंधी जितनी पढ़ाई होती है उसमें लेखे के बारे में, आपको फाइनेंस के बारे में आपको इसमें सिखाया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, लागत कीमत किस तरीके से काम की जाती है, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, और इसमें अकाउंट्स की सारी जानकारी आपको इसमें दी जाती है। तो आपने यदि इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आपने तालीम पूरी की है अपनी, तो भी आप कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा इन कंपनी लॉ
अगर आपने कर रखा है। कहने से अभिप्राय ये है कि भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट संचालित हैं वहाँ से यदि आपने डिप्लोमा किया है कंपनी लॉ में, डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, यह एक कोर्स है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, है ना। जैसे आपका है डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्टर प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। उसी प्रकार से ये डिप्लोमा है आपका कंपनी लॉ में, है ना। कंपनी अधिनियम की अगर आपने पढ़ाई की है और उसमें डिग्री नहीं हासिल की है लेकिन डिप्लोमा है आपके पास, डिग्री ज़्यादा हायर मानी जाती है, डिप्लोमा थोड़ा सा लोवेस्ट माना जाता है इसमें। तो अगर आपने ये कर रखा है ये कोर्स डिप्लोमा के अंतर्गत तो भी आप कंपनी सचिव के लिए योग्य हो, योग्यता आप रखते हो। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रबंध विज्ञान की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। प्रबंध विज्ञान में MBA जिस टाइप को MBA बोलते हैं, IIMs होनी चाहिए, या फिर जैसे इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, वहाँ से आपके पास में प्रबंध विज्ञान में अगर डिप्लोमा है तो भी आप इस पद के लिए योग्य माने जाते हो। तो आपने क्या समझा कि किसी विश्वविद्यालय से प्रबंध विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, प्रबंध विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हाँ उसमें आपको इस प्रकार से वहाँ की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कौन से, कोलकाता या अहमदाबाद, लखनऊ, जहाँ पर भी है वहाँ से आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कहाँ के, कोलकाता और अहमदाबाद, कोलकाता में हो या फिर अहमदाबाद में हो, इनका ज़्यादा नाम है। अगर यहाँ से आपने कर लिया है इसका आप समझ लो कि 100% प्लेसमेंट होता है, लेकिन इसके लिए बहुत पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एंट्रेंस एग्जाम गेट के बाद, ठीक है। तो वहाँ पर पहुँचना बड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है। आप सभी छात्र हो और आपका मेन मुख्य कार्य सिर्फ पढ़ाई पढ़ना है, तो यदि आप पढ़ते हो अच्छी तरीके से, आपके अंदर जिज्ञासा है, तो किसी कार्य को, किसी उद्देश्य की पूर्ति जो है एक जिज्ञासु ही कर सकता है और जिज्ञासु ही वहाँ तक पहुँचता भी है। जिज्ञासा ही नहीं है उसके मन में, कभी विचार ही नहीं आया कि हम IAS बनेंगे, तो वो कभी बनेगा ही नहीं, है ना। वहाँ पर भी वहाँ तक बनने के लिए एक आपको अच्छी क्वालिटी का स्टूडेंट पहले बनना पड़ेगा, तब कहीं आप IAS बनोगे, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आप कंपनी सचिव बने, कंपनी सेक्रेटरी बने, तो आपको ना पहले एक चाहत रखनी पड़ेगी, एक इच्छा, डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए, और उसके पश्चात फिर आपके पास में क्वालिफिकेशन है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता अहमदाबाद से डिप्लोमा होना चाहिए, से प्रबंध विज्ञान में अर्थात मैनेजमेंट साइंस में अगर डिप्लोमा है तो भी आप कंपनी सचिव के लिए योग्य हैं।
मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से प्रबंध विज्ञान में पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे एमबीए हो गया, है ना, ये आपने कर रखा है ना। तो एमबीए का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। वो मास्टर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, उसको सब पता रहता है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करना है, इसलिए एमबीए कंपनी में मांगते हैं। एचआर के लिए एमबीए होना चाहिए। तो वैसे ही अगर आपने कर रखा है तो आप उस पद के योग्य हो, लेकिन कौन सी कंपनी में, उस कैटेगरी का नाम है जो 25 लाख से कम जिनकी कैपिटल है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता अहमदाबाद से प्रबंध विज्ञान में डिप्लोमा। तो आपने कौन कौन सी योग्यताएं देखी जिनके आधार पर आप ये कह सकते हो कि आप प्रबंध कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। तो आपने देखा कि आज किस तरीके से कंपनी सचिव के लिए कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और संशोधन के उपरांत 1974 में क्या क्या योग्यताएं उसके लिए बताई गई हैं, आप सभी ने यहाँ पर जानने का प्रयास किया होगा। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के आधार पर इसको तैयार कीजिएगा। टेक केयर।